देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओबीसी क्या होता है, आपका अदर बैकवर्ड कास्ट, उसमें कौन कौन सी आपकी कास्ट आती हैं, बीसीए क्या होता है, बीसीबी क्या होता है, एनसीएल क्या होता है, स्टेट ओबीसी क्या होता है, सेंट्रल ओबीसी क्या होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट होने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट से कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है, किस प्रकार से आप इसको अवेल करवा पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी के अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट के बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये जानब कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। यू कैन आल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारी गाय। देखिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपका समय नहीं लूंगा ज़्यादा, बट छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। हमारी सोसाइटी में बेसिकली 4 तरह की कास्ट होती हैं। जनरल, जिसे हम अपर कास्ट भी बोलते हैं, यूआर या फिर अनरिजर्व। उसके बाद आता है आपकी ओबीसी, जिसे हम बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद आता है आपकी एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जन और जाति। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट बेसिकली 3 प्रकार का होता है आपका, स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट और एक एनसीएल जो होता है। मैं बारी बारी आपको तीनों समझाऊंगा, तीनों को अप्लाई करने का भी मेथड बताऊंगा एंड इन तीनों से क्या बेनिफिट्स होते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपके स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट से। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट को बनवाना कैसे है, क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। देखो, हर स्टेट का अलग अलग फंडा होता है। हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पर 2 लिस्ट चलती हैं ओबीसी की, बीसीए और बीसीबी, और ये दोनों ही लिस्ट ओबीसी के अंदर आती है, बट गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसमें 2 लिस्ट बनाई हुई अपनी मर्जी से, बीसीए और बीसीबी। वहीं अगर मैं आपसे बिहार के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे एक सिंगल लिस्ट होती है ओबीसी के नाम से। वहीं यूपी के अंदर भी सेम फंडा होता है, दिल्ली के अंदर भी सेम चीज़ होती है। तो लगभग सेम स्टेट, हर स्टेट में ही लगभग सेम चीज़ होती है, बस हरियाणा के अंदर ही ऐसा बीसीए और बीसीबी का फंडा रहता है। अगर मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि आपको हरियाणा के अंदर ओबीसी बनवाना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स है कुछ इस प्रकार से। और इसको भी आपको बनवाने के लिए ना बेसिकली 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आजकल तो हर स्टेट ने सुविधा करी हुई है कि आप दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। 2 तरीके कौन से आते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। दोनों के अंदर फर्क बस इतना है कि ऑनलाइन के अंदर आपको घर बैठे बैठे सारे के सारे फॉर्म अपलोड घर से करने होते हैं, और ऑफलाइन के अंदर आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल के वहीं हाथों से भर के अपने नज़दीकी एसडीएम और तहसील के अंदर जाना होता है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये फरीदाबाद.NIC की वेबसाइट है, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने बताया आपको, उसके अलावा राशन कार्ड की कॉपी, इसके साथ साथ जो आपका नज़दीकी तहसील और पंच पटवारी होता है उसको आपको रिपोर्ट करना होता है। वो एक प्रमाण देता है कि ये जो बंदा है असली में ओबीसी से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। उसका काम होता है वेरीफाई करने का, उसके बाद ही आगे पूरी फाइल प्रोसेस होती है। अब देखिए, इसमें आप इनकम रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इनकम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओबीसी के लिए। उसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रजापत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर हिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों ही ओबीसी के अंदर आती हैं। इसके अंदर आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, जब भी आप ओबीसी के बेनिफिट उठा पाओगे। इसका मतलब ये निकलता है कि मान लीजिए कि आपके पिताजी काफ़ी बड़े ऊंचे पद पे हैं या फिर उनका कोई बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, 20 लाख का उनका टर्नओवर है पूरे साल का, यानी कि 8 लाख से ऊपर का हो गया। तो जैसे ही 8 लाख का बेंचमार्क क्रॉस करते हो तो आप ओबीसी के बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। आप आओगे तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर, बट आप कहीं भी इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, यानी कि आपको टेक्निकली यूआर ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि जनरल में आप कंसिडर करेंगे और जनरल में ही आप फाइट करेंगे। इसलिए यहाँ पे इनकम का प्रावधान है। इसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर गेजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसका इंटरलिंक पूरा सैलरी से ही आ जाता है। उसके बाद हम कास्ट और रिलीजन की बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, एंड वुमेन का, क्योंकि वो मैरिज से पहले का उनको देना होता है। और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और कुछ भी इसमें बात निकलती तो मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए, इस तरीके से इसमें डिक्लेरेशन देना होता है। अब तुमने ये हरियाणा वाला तो देख लिया, अब एक बार ज़रा यूपी वाले पे गौर फरमाओ। यूपी वाला भी तुम देखोगे, इसके अंदर एड्रेस प्रूफ वगैरह वह लगभग सारी की सारी चीज़ें सेम है। अब अलग चीज़ कहाँ पे आ जाती है, दिल्ली वाले सर्टिफिकेट के अंदर। देखो, दिल्ली के अंदर अलग नियम चलता है। दिल्ली के अंदर आपको 1993 के बाद का से उसका प्रूफ देना पड़ता है कि आप 1993 से दिल्ली के अंदर रह रहे हो। उसके अंदर ये वाला आपको एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता है, तभी आप दिल्ली के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा पाओगे। उसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगभग सेम है, चाहे आप हरियाणा के अंदर अप्लाई करो, चाहे यूपी के अंदर अप्लाई करो, चाहे बिहार में अप्लाई करो, तो सेम है। बस वो 1993 का इसमें एक एक्स्ट्रा प्रूफ मांगा जाता है। अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो 1993 से पहले के, तो ही आप दिल्ली के अंदर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अनिवार्य होते हो। फैमिली का प्रूफ इनकम का इसके अंदर भी मांगा जाता है, 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली में तो कोई है ही नहीं जिसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो क्या हम बनवा पाएंगे। देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आज तक किसी भी आपकी फैमिली में नहीं बनवाया, किसी ने भी इस चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया है, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराइए मत। आप अपने ही आधार पर सबसे पहला अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको बस सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या अपने नज़दीकी एरिया के MP या MLA से आपको साइन करवा के देना पड़ेगा। वो स्पष्टीकरण देगा कि हाँ, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये कास्ट ओबीसी के अंदर आती है।
उसको आप लेके जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वहाँ पे जमा कर देंगे अपने कोई भी नज़दीकी तहसील के अंदर, अगर आप गाँव के अंदर रहते हैं तो, अगर आप किसी शहर के अंदर रहते हैं तो आप नज़दीकी SDM ऑफिस के पास जमा कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, जब आप कभी भी जमा करने के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वहीं पर ही काफ़ी सारे कैफ़े वाले बैठते हैं, जनसेवा वाले बैठते हैं, तो उनसे आप हेल्प लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एकदम क्रिस्टल क्लियर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपको जब भी लगे कि कोई डाउट आ रहा है तो उनसे ज़रूर हेल्प लें, वो उसी के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं यार। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने CSC की सुविधा भी ओपन करी हुई है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ से भी आप अपने ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, आपको कोई भी अगर स्टेट सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना हो। बात आती है कि स्टेट OBC सर्टिफिकेट से आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। देखिए, जब आपके पास स्टेट OBC सर्टिफिकेट बन के तैयार आ जाता है, और ये प्रोसेस हाँ बता दूं बिल्कुल मुफ्त होता है सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी आपसे पैसा नहीं ले सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपको प्रमाण कर रहा है कि आप अन्य पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा जनाब, जब आप कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाएंगे रिजर्व कोटा से जो स्टेट के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको अलग से तवज्जो दी जाएगी। आप उस 27% के लिए फाइट करेंगे, ना कि उस पूरे 100% के अंदर आप फाइट करेंगे। वहीं आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है अगर आप कोई भी स्टेट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड OBC सर्टिफिकेट जो कि आता है आपका सेंट्रल का। अब देखो, हमें सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ी यार? इसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारी कास्ट होती हैं जो स्टेट के अंदर तो OBC में आती हैं, बट वहीं अगर हम सेंट्रल की लिस्ट की बात करें तो वो सेंट्रल के अंदर OBC में आती ही नहीं है यार। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गो टू राजस्थान, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो जाट कम्युनिटी है वहाँ की, वो OBC में आती है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर जाट कम्युनिटी जनरल कैटेगरी में आती है। बट वहीं अगर हम सेंट्रल के अंदर अगर हम बात करें तो ये कम्युनिटी सेंट्रल के अंदर OBC में नहीं आती है। अगर ये कम्युनिटी का कोई भी बंदा XYZ पर्सन अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, देन ही और शी फॉल्स इन जनरल कैटेगरी, नॉट कम्स इन OBC कैटेगरी। बट वहीं अगर वो अपने स्टेट में अप्लाई करेगा तो वो उस स्टेट के अंदर OBC कैटेगरी में फॉल इन करेगा। तो इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए आपका सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि स्टेट को आज़ादी होती है अपनी मर्जी से, वो किसी भी कास्ट को SC ST में डाल सकता है अपनी मर्जी से, किसी भी कास्ट को OBC में डाल सकता है। वो प्रॉपर लिस्ट होती है, वो अपडेट करते रहते हैं उसे टाइमली, तो यू कैन चेक इट ओवर देयर। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंडर में अप्लाई करना है कास्ट कम्युनिटी अपने देश पे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी सेंट्रल की OBC लिस्ट में आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाइए अपने नज़दीकी तहसीलदार और या फिर SDM ऑफिस के पास। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो डॉक्यूमेंट सेम मांगे जाते हैं जो आपके स्टेट OBC के लिए मांगा था, सेम एज इट इज़ वही, बस इसमें एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, वो होता है आपका स्टेट OBC सर्टिफिकेट। जब आपका स्टेट बनेगा उसी के बेस पे ही आपका सेंट्रल बनेगा, ये इसके अंदर गौर फरमाने वाली बात होती है। तो पहले आप अपना स्टेट बनवा के रख लेंगे, उसके बाद वही सेम एज इट इज डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, साथ में आपका जो स्टेट OBC सर्टिफिकेट बना था वो लेके जाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने नज़दीकी तहसीलदार या SDM ऑफिस के पास। वहाँ से आप इन्हें पूरा कंपाइल करके फाइल्स को पकड़ाएंगे और कुछ दिन में आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट बन के भी तैयार हो जाएगा। इसको भी बनवाने के वही 2 तरीके हैं, सेम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यू कैन अप्लाई बोथ, इट्स अप टू यू। और एक बार आपके पास सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू हैव बेनिफिट्स ऑफ दैट सर्टिफिकेट। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना हो, आपको एम्स के अंदर एडमिशन लेना हो अपना नीट देके, या आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL या UPSC XYZ एनी एग्जाम, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपके पास आपका सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थर्ड सर्टिफिकेट, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसका नाम है NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। देखो, ये सर्टिफिकेट वही है जो तुम्हारा स्टेट OBC और सेंट्रल OBC है, बस डिफरेंस इतना है। डिफरेंस बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। तुमने अगर देखा हो तो जो दोनों सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, जब तुम स्टेट अप्लाई करो या सेंट्रल अप्लाई करो OBC का, तो वहाँ पे एक इनकम का प्रूफ मांगा जाता है। वो इनकम एक मेजर रोल प्ले करती है। देखो, इनकम का डायरेक्टली लिंक होता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है पूरा। तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही आप OBC के बेनिफिट उठा पाते हो। और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपका OBC सर्टिफिकेट 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। और जब हम उसे रीन्यू करवाते हैं, उस रिन्यू सर्टिफिकेट को ही हम बोलते हैं NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। देखो, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्रीमी लेयर यानी कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, और अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो यानी कि NCL। और अगर आप एक बार NCL के अंदर आ गए तो आप OBC के बेनिफिट्स उठाने के लिए अनिवार्य हो जाते हो। तो 1 साल अगर आपका हो गया सर्टिफिकेट बनवाए हुए, फॉर एग्जांपल आपको स्टेट की नौकरी के लिए अप्लाई करना है और 1 साल आपको हो गया बनवाए हुए, तो आपका OBC एक्सपायर हो गया, तो आप अपना नया सर्टिफिकेट बनवाओगे। पुराने वाले जो आपका OBC बना हुआ है स्टेट वाला, उसको आप लेके जाओगे वहीं पे अपनी तहसील और SDM के पास, सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, साथ में अपने इनकम प्रूफ को लेके जाओगे जो लेटेस्ट वाला होगा, बैंक की स्टेटमेंट के साथ अपने पिताजी की। अब इसके अंदर भी एक FAQ आता है, जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम नहीं काउंट करी जाती है, जिसपे वो मदर फादर होते हैं बेसिकली, उनके आधार पर ही आपकी फैमिली इनकम अपना पुराना
ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट वाला लेके जाओगे, ठीक है। और अगर आपका सेंट्रल वाला एक्सपायर हो गया और आप सेंट्रल की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या सेंट्रल जॉब गवर्नमेंट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना सेंट्रल वाला लेके जाओगे। और दोनों का, ये गौर फरमाओ इस बात पे, दोनों का ओबीसी रिन्यू अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों ही सर्टिफिकेट अलग अलग है और दोनों ही सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर भी अलग अलग होता है। स्टेट का अलग सर्टिफिकेट नंबर होगा और सेंट्रल का अलग सर्टिफिकेट नंबर होगा। इसलिए अगर तुम दोनों में से किसी भी एक का रिन्यू करवाओगे तो रिन्यू का जो सर्टिफिकेट आएगा एनसीएल, वो भी दोनों का अलग अलग आएगा। एनसीएल यानी कि 2 बनेंगे आपके साल में, अगर आप दोनों को रिन्यू करवा रहे हो तो। अगर आप सिर्फ स्टेट के लिए करवा रहे हो तो आपका एक ही एनसीएल रिन्यू होगा, अगर आप सिर्फ सेंट्रल के करवा रहे हो तो सिर्फ एक होगा। बट अगर आप दोनों के लिए करवा रहे हैं तो आपके पास दोनों के दोनों सर्टिफिकेट रिन्यू कराएंगे, उन दोनों का ही नाम रहेगा आपका एनसीएल। अगर एक बार और दोहरा देता हूँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो आपने ओबीसी के टाइम लेके गए थे, उसके साथ साथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट और अपना पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट जो भी आपने रिन्यू कराना हो, ये लेके आप पहुंच जाएंगे अपने नजदीकी तहसीलदार या एसडीएम ऑफिस के पास, और वहां से कुछ ही दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन आपका सर्टिफिकेट तैयार होकर दोबारा आ जाएगा। उसको हम नाम बोल देंगे एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। अब देखो, एसएससी के लिए काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं। एसएससी का ना 2017 के अंदर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर ये पूरा नोटिस आया था इस तरह का जो तुम देख रहे हो। इस नोटिस के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन करी गई है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड होता है। बट ये जो है स्टेटमेंट जब किया, जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, 2022 के बाद से पैटर्न बदल गया है। और पैटर्न बदलने के बाद से जो आपकी कमीशन है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करती, आपका डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो यानी कि आपके पास जो एक चांस होता था या तो क्लियर या प्रोविजन में आने का, वो मौका नहीं रहा, यानी कि आपको डायरेक्टली या तो मतलब रिजेक्ट करा जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका ऐसा वो बीच वाला केस नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके ऊपर तुम रिलाई ना। इसीलिए मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तुम्हारी जो कम्युनिटी ओबीसी के अंदर फॉलो इन करती है और तुम्हारा एसएससी के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम इस पुराने स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई मत करो। जैसे ही तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तो तुम दोबारा रिन्यू के लिए अप्लाई कर दो, उसके बाद अपनी तैयारी में नॉर्मली लग जाओ यार। एक बार और मैं फाइनली इस वीडियो को इंक्लूड करना चाहूंगा। ओबीसी आपके 3 प्रकार के मैंने बता दिए, सेट, सेंट्रल और एनसीएल। स्टेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। सेंट्रल के अंदर भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, बट साथ में आपको सिर्फ एक स्टेट का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। एनसीएल भी आपका सेम ही चीज होती है, इसको नॉन क्रीमी लेयर होते हैं बोलते हैं। और जो आपका कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है बेसिकली, फिर आपको अगले साल दोबारा नया बनवाना पड़ता है। नए सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं एनसीएल यानी कि आपका नॉन क्रीमी लेयर। और ये दोनों के लिए अलग अलग बनता है, आपका स्टेट हो चाहे या फिर आपका सेंट्रल हो। अब ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, अलग अलग कैंडिडेट्स के हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमा लो। और साथ साथ मैं कहूँगा, और ये एसएससी का एक एनेक्शर भी आ जाएगा इस पर थोड़ी टाइम के अंदर ही, उसके अंदर ही कुछ क्लॉज है होने चाहिए। तो तुम चाहो तो इस एनेक्शर का भी प्रिंट आउट ले जाके सीधा सीधा इस पर साइन भी करवा सकते हो, एसएससी का जो मिल जाता है अलग। बाकी जब भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो यूजुअली उसके अंदर एनेक्शर होता है कि किस कास्ट का उन्होंने मांगा है। एंड ये सारी की सारी बातें उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये सारी की सारी बातें जो आपने बनवाई है अपने सर्टिफिकेट में उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन है या फिर नहीं है, क्योंकि टाइमली गवर्नमेंट अपनी एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट्स करती रहती है और ये सारे के सारे एक्ट्स का अमेंडमेंट आपके सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। और अब तुम पहचानोगे कैसे कि स्टेट ओबीसी क्या है और सेंट्रल ओबीसी क्या है। देखो उसके अंदर छोटी सी पहचान तुम्हें मिल जाएगी। ये वाला जो तुम सर्टिफिकेट देख रहे हो ये स्टेट ओबीसी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर गवर्नमेंट ऑफ डैश कुछ भी, मतलब XYZ, दिल्ली है तो दिल्ली, बिहार है तो बिहार, और यूपी है तो यूपी, XYZ कोई भी स्टेट, तेलंगाना, कर्नाटका। वहीं अगर तुम सेंट्रल का बनवा लोगे तो ऊपर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुम्हें एक छोटी सी लाइन देखने को मिलेगी, इस लाइन पे गौर फरमाना, एप्लीकेबल फॉर पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन तुम्हें देखनी जरूरी है और ये लाइन तुम्हें स्पष्टीकरण देती है कि ये सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने तुम्हारे सारे डाउट ओबीसी से रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। ओबीसी मतलब इतना झमेले वाला सर्टिफिकेट इसलिए होता है क्योंकि उसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है और 8 लाख की इनकम का उसमें क्राइटेरिया होता है। 8 लाख से ऊपर आ गए तो ओबीसी का बेनिफिट नहीं ले पाते हो। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, ईडब्ल्यूएस की। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को लेकर सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और दोस्तों के साथ कर देना शेयर जिनको बनाना अपना ओबीसी सर्टिफिकेट। तो तुमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवा के रख दिया एक साइड में, अब बारी आती है पेपर की तैयारी की, उस पेपर के माहौल के अंदर ढलने की, उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले उस फील को लेने की। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा कौन। तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। 12 पास करी तुम अपने CUT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो,
तुम्हें उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, एफकेट एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट